आज हम लोग पढ़ेंगे मानवीय गलतियों के कारण जो घटित आपदाएं होती हैं और नाभिकीय जैविक और रासायनिक यानी जो मनुष्य द्वारा जो गलतियां होती हैं और उनके कारण आपदाएं घटती हैं और जैसे नाभिकीय जैविक और रासायनिक जो घटनाएं होती हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है, उससे भी कई क्वेश्चन बनते हैं। तो आप बने रहिए इस वीडियो में और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते हैं इस वीडियो में एक नए लेसन के साथ। तो हम स्वागत करते हैं सभी मित्रों का अपने YouTube चैनल पर और हम लोग स्टार्ट करते हैं मानवीय गलतियों के कारण घटित आपदाएं नाभिकीय जैविक और रासायनिक क्रियाओं के बारे में। तो सबसे पहले हम देखते हैं आपदा वह त्रासदी है जो न सिर्फ मानव समुदाय वर्ण जैविक समूह के लिए भी अचानक या अप्रत्याशित रूप से ऐसी संकट की स्थिति उत्पन्न करती है जब जान माल की भारी क्षति हो जाती है। आपदा कई प्रकार के होते हैं। सामान्य तौर पर आपदाओं को दो वर्गों में रखा जाता है, एक प्राकृतिक आपदा, एक मानवीय गलतियों के कारण जो घटित आपदाएं होती है यानी प्राकृतिक आपदा और मानवीय आपदा। तो प्राकृतिक आपदा के अंतर्गत जैसे अंतर्गत वे दुर्घटना शामिल है जिसकी उत्पत्ति प्राकृतिक कारणों से जुड़ी है, जैसे भूकंप का आना, सुनामी, ज्वालामुखी विस्फोट आदि जो है, ओलावृष्टि या अप्रत्याशित हिमपात, भूस्खलन जैसी घटनाओं से लोग लगातार प्रभावित क्षेत्र में मानव तथा पशुओं के लिए अप्रत्याशित संकट उत्पन्न होती है। इन आपदाओं के कारण परिणाम और इसके प्रबंध का अध्ययन जो है अगली कक्षा 10 में भी किया जाएगा और जैसा कि हम अभी इसमें भी पढ़ते आ रहे हैं। मान जैसे कि ये प्राकृतिक आपदा पड़े, अब हम देखते हैं मानवीय मानवीय भूल से घटित आपदाओं में जैसे नाभिकीय, रासायनिक और जैविक आपदाएं सबसे प्रमुख हैं। इन तीनों आपदाओं के कारण बृहद स्तर पर न सिर्फ मानवीय समूह का वरन आसपास के वन्य जीवों का भी विनाश हो जाता है या फिर उनके अंग भंग हो जाने के कारण स्थायी त्रासदी आ जाती है और प्राकृतिक आपदाओं पर मनुष्य का नियंत्रण नहीं हो सकता। अनादिकाल से इसे ईश्वर की कुदृष्टि कहा गया है, लेकिन हिरोशिमा पर बम विस्फोट और भोपाल के गैस रिसाव जैसी घटनाओं को ईश्वर की कुदृष्टि कहकर हम अपनी गलतियों से नहीं बच सकते। तकनीकी विकास का उद्देश्य जन कल्याण, गरीबी निवारण और सभी को सुख तथा शांति से जीने का अवसर प्रदान करना था, लेकिन इन उद्देश्यों की आड़ में वैज्ञानिक ज्ञान का दूषित उपयोग मानवीय कारणों से घटने वाली आपदाओं में लगातार वृद्धि करता जा रहा है। अगर इन आपदाओं पर समय रहते नियंत्रण नहीं किया गया, तब प्राकृतिक आपदाओं के कारण मरने वालों की संख्या से अधिक मौत मानवीय गलतियों से होने वाली आपदाओं के कारण होगी। अब हम सबसे पहले देखते हैं नाभिकीय आपदा। नाभिकीय आपदा देखेंगे, न्यूक्लियर डिस्टर जो है, तो न्यूक्लियर जो डिस्टर है उसको हम लोग देखेंगे। तो नाभिकीय ऊर्जा का विकास विज्ञान की विशिष्ट उपलब्धियों में से एक है। इसमें नाभिकीय आपदा क्या है, इसमें देखा गया कि परमाणु हथियार बनाने में होता है, जब तब यह ऊर्जा आपदा का कारण बन सक जाता है। यानी जो नाभिकीय का प्रयोग जो है, जिसमें अंतर्गत आता है यूरेनियम और प्लूटोनियम जैसे खनिजों को परिष्कृत कर एक रिएक्टर के माध्यम से नाभिकीय विखंडन कराया जाता है, जिससे ऊर्जा की प्राप्ति होती है। यह ऊर्जा जो है वो आर्थिक समाज के विकास को नई गति दे सकता है, लेकिन जब इसका उपयोग परमाणु हथियार बनाने में होता है तब यह ऊर्जा एक आपदा का कारण बन जाता है। अगर हम यही वर्तमान समय में अनेक देशों ने परमाणु अस्त्र का निर्माण कर लिया है, भारत में उनमें से एक है। जैसे राजस्थान मरुस्थल में प्रायोगिक और परमाणु अस्त्रों के विस्फोट के द्वारा
भारत ने अपनी अभूतपूर्व सामरिक क्षमता का परिचय दिया है। भारत के पड़ोसी देश जैसे चीन और पाकिस्तान ने भी परमाणु अस्त्रों का निर्माण और विस्फोट कर अपनी सामाजिक क्षमता का परिचय दिया हुआ है। परमाणु बम का सर्वप्रथम जो विस्फोट है वो 1945 ईस्वी में हुआ था। यानी परमाणु बम का सर्वप्रथम विस्फोट कब हुआ था? वो 1945 ईस्वी में हुआ था, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध के अंतिम चरण में, यानी जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था तो उसके अंतिम द्वितीय चरण में जापान के दो नगरों पर परमाणु बम गिराया था। किसने गिराया था? संयुक्त राज्य अमेरिका ने, और वो भी 1945 में। सर्वप्रथम 6 अगस्त 1945 में हवाई हमले के द्वारा, यानी ये 1945 में इसका विस्फोट सर्वप्रथम हुआ था। उसके बाद 6 अगस्त 1945 में हवाई हमले के द्वारा हिरोशिमा पर तथा पुनः 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर परमाणु बम गिराए गए। इससे लाखों लोगों की जो है मौत हुई थी। आलीशान भवनों और औद्योगिक इकाइयों के नगर जो है कब्रिस्तान में एक तब्दील हो गए थे। इस प्रकार से परमाणु बम के विस्फोट के साथ अमेरिकी जो है विजय मानव सभ्यता के लिए एक त्रासदी थी। तो यानी सबसे पहले संयुक्त राज्य अमेरिका ने 1945 में इसके द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध में इसका प्रयोग किया था, जो कि दो नगरों परमाणु, जो कि 6 अगस्त 1945 में हिरोशिमा पर और 9 अगस्त 1945 में नागासाकी पर परमाणु बम गिराए हुए थे। आगे देखते हैं। आगे देखते हैं कि यद्यपि इस त्रासदी के बाद अब किसी भी युद्ध में परमाणु अस्त्रों का उपयोग नहीं किया गया, लेकिन परमाणु ऊर्जाओं के उत्पादन में भारी वृद्धि हुई है। कई परमाणु ऊर्जा उत्पादन करने वाले केंद्रों पर मानवीय भूल दुर्घटना का गवाह बन चुका है। 1986 ईस्वी में तत्कालीन सोवियत संघ के चेरनोबिल, यानी 1986 में तत्कालीन जो है सोवियत संघ के चेरनोबिल नगर में मानवीय भूल के कारण एक रिएक्टर से रेडियोधर्मिता के कारण सैकड़ों लोगों की जान गई थी। कब? 1986 में। वहां पर सोवियत संघ के चेरनोबिल में। इसका प्रतिकूल प्रभाव इसके आसपास के वातावरण पर वर्षों तक रहा। 1993 ईस्वी में भारत के नरोरा केंद्र पर भी भयंकर दुर्घटना होते होते बची हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं कि परमाणु ऊर्जा उत्पन्न करने वाले सभी केंद्रों पर स्वतः रेडिएशन की प्रक्रिया कार्य करती है। अतः वहां कार्य करने वाले वैज्ञानिकों तथा श्रमिकों को रेडिएशन प्रतिरोधी एंटी रेडिएशन जैकेट का प्रयोग करना होता है। भारत जैसे औपबंधिक श्रमिकों को न तो रेडिएशन से बचने की कोई जानकारी दी जाती है और न ही उनको विशेष प्रकार के जैकेट उपलब्ध कराए जाते हैं। जैसे कि भारत में तारापुर जो है वो महाराष्ट्र में स्थित है। आणविक ऊर्जा केंद्र में इस प्रकार की अनभिज्ञता की रिपोर्टिंग कई बार की गई। लगभग यही स्थिति कलपक्कम परमाणु ऊर्जा केंद्र चेन्नई में भी है। कलपक्कम में जो परमाणु ऊर्जा केंद्र है चेन्नई में, उसमें भी यह इस प्रकार का देखने को मिला। परमाणु ऊर्जा के उपयोग के बाद परमाणु कचरे न्यूक्लियर वेस्ट का सही ढंग से निष्पादन नहीं होने पर वह पुनः कुछ अंतराल के बाद रेडिएशन की प्रक्रिया प्रारंभ कर देता है। चलिए आगे इसमें देखते हैं, जो उसमें इम्पोर्टेंट है उसी को हम पढ़ते हुए चलेंगे। रूस और अमेरिका जैसे देश परमाणु ऊर्जा चालित नौसैनिक जो हैं सबमरीन पोतों के परमाणु रॉड को ऊर्जा समाप्त होने के बाद समुद्र में फेंक देते हैं। अब प्रबंधन की आवश्यकता एवं कार्य, यानी प्रबंधन की आवश्यकता क्या है और कार्य क्या है। परमाणु ऊर्जा का उपयोग सदैव विनाशकारी नहीं है। यही कारण है कि भारत ने अमेरिका के साथ इसी वर्ष परमाणु ऊर्जा संधि की है। विश्व के विश्व के करीब 20 परमाणु ऊर्जा तकनीकी संपन्न देशों ने भारत को इस ऊर्जा उत्पादन हेतु
संवर्धित यूरेनियम देने का आश्वासन दिया है। इस संदर्भ में भारत ने स्पष्ट किया कि भारत द्वारा इस ऊर्जा का उत्पादन परमाणु बम के लिए नहीं, वरन विकास हेतु विकास हेतु ऊर्जा उत्पादन के लिए किया जाएगा। अतः अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आवश्यक है कि सभी देश परमाणु अप्रसार की नीति से सहमत हों, अर्थात परमाणु बम न बनाने का निर्णय इस तकनीक को उपयोगी तथा विकास का दूत बना सकता है। ऐसी एकजुटता का परिणाम था कि एक ही वर्ष बाद अर्थात 1946 ईस्वी में कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय द्वारा रेडियोधर्मी आपदा से बचाव के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय प्रतीक विकसित किया गया। कहाँ? 1946 में कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय द्वारा। ऐसे संकट में सामूहिक एकता का प्रतीक है। आगे पढ़ते हैं हम लोग। भारत में कैगा परमाणु केंद्र इसका एक उदाहरण है। इसका संयंत्रों की खराबी और मानवीय भूल से बिना बम विस्फोट से भी लाखों लोगों की जान जा सकती है। इसी प्रकार रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में भी परमाणु केंद्र सुदूर क्षेत्रों में स्थापित किए गए हैं। ऐसे केंद्रों पर कार्य करने वाले लोगों की निश्चित अंतराल पर स्वास्थ्य परीक्षण आवश्यक है। कार्य करने वाले लोगों को रेडिएशन प्रतिरोधी जैकेट का प्रयोग अनिवार्य रूप से कराना या करना चाहिए, जैसा कि हम इसमें इमेज में देख पा रहे हैं। चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले अब हम इसमें इससे बनने वाले प्रश्नों को देख लेते हैं। इनमें से कौन परमाणु ऊर्जा केंद्र है? जैसे कैगा है वाराणसी, दिल्ली, मेरठ, तो इसमें कैगा जो है। हिरोशिमा किस देश में है? तो हिरोशिमा जो है वो जापान में स्थित है। परमाणु विश्वविद्यालय विस्फोट से बचने के लिए सर्वप्रथम प्रतीक जो चिन्ह का विकास किसने किया था? तो वो कैलिफोर्निया के विश्वविद्यालय ने किया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये 3 प्रश्न हमने इससे पढ़ा। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं। दूसरी पॉइंट आता है मेरा रासायनिक आपदा। अभी तक हमने न्यूक्लियर पढ़ा था। न्यूक्लियर का मतलब है नाभिकीय आपदा पढ़ी अभी तक हमने। और अब हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक आपदा यानी केमिकल डिजास्टर। तो केमिकल आपदा क्या है? औद्योगिक विकास की उपलब्धियों के साथ कई प्रकार की समस्याएं भी प्रारंभ हुई हैं। औद्योगिक उत्पाद से जुड़ी समस्याओं में रासायनिक पदार्थों के उत्पाद से जुड़ी समस्याओं ने कई क्षेत्रों में आपदा का रूप लिया है। इस आपदा को 3 प्रमुख भागों में बांट सकते हैं। पहला है विषैले रासायनिक उत्पाद, टॉक्सिक केमिकल प्रोडक्ट्स, उत्पन्न छिपी हुई आपदा है। दूसरा आता है रासायनिक युद्ध सामग्री के उपयोग से उत्पन्न आपदा है, केमिकल वारफेयर हर्ट। तीसरा आता है रासायनिक औद्योगिक इकाइयों में रिसाव और कचरे से उत्पन्न आपदा है। पहला विषैले रासायनिक उत्पाद, दूसरा रासायनिक उत्पादक सामग्री के उपयोग, तीसरा है रासायनिक औद्योगिक इकाइयों में रिसाव और कचरे से उत्पन्न आपदा है। विषैले रासायनिक उत्पाद से उत्पन्न छिपी हुई आपदा है। यह आपदा शीघ्र अनुभव नहीं की जाती है। इसका सर्वाधिक प्रभाव कृषि उत्पाद को पर देखने को मिलता है। रासायनिक खाद और कीटनाशक के प्रयोग से न सिर्फ मृदा के सूक्ष्म जीवों का विनाश हुआ, वरन उत्पाद विषैली हो जाती है। इसके लगातार उपयोग से कई बार बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं। आगे देखते हैं इससे क्या है रासायनिक से। महानगरों की अप्रत्यक्ष आपदा मुख्यतः परिवहन क्षेत्र में जीवाश्म ऊर्जा के उपयोग से उत्पन्न जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन के प्रतिकूल प्रभाव से जुड़ी हुई है। इसका जानलेवा असर जो है श्वसन नली, त्वचा, आंख और अन्य संवेदनशील अंगों पर पड़ता है।
ऑक्सीजन की कमी से जानलेवा घुटन की समस्या उत्पन्न होती है। इस आपदा के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह भी विकसित किया गया है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय विषैले रासायनिक आपदा का जो ये प्रतीक है। अम्लीय वर्षा भी प्रत्यक्ष आपदा है। दामोदर घाटी प्रदेश में यह एक गंभीर समस्या है। इसमें वनस्पति, मृदा और जल में अम्ल की मात्रा में भारी वृद्धि। वर्षा का मूल कारण औद्योगिक उत्सर्जन के कारण वायुमंडल, जैसे ये अम्लीय वर्षा है। शुष्क निक्षेप, ठोस एवं गैस, नम निक्षेप, वर्षा एवं हिमपात। हमने देख पढ़ रहे थे यहाँ कि औद्योगिक उत्सर्जन के कारण वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2 एवं नाइट्रोजन ऑक्साइड के प्रभाव से होती है, जिसमें इससे जो मनुष्य के शरीर, फसल, फल और मछलियों पर भी बुरा असर पड़ता है। इन सभी चीज़ों के उपयोग से लोगों में जानलेवा बीमारियां उत्पन्न होती हैं। अम्लीय वर्षा से वृक्ष के पत्ते मृत प्राय हो जाते हैं, नए पत्ते नहीं के बराबर निकलते हैं। इस प्रकार जैसा कि हम इस इमेज में देख पा रहे हैं। अब हम बात करते हैं रासायनिक शुद्ध सामग्री के उपयोग से उत्पन्न आपदा, यानी रासायनिक शुद्ध सामग्री के उपयोग से आपदा। ये जो हमें दिख रहा है, ये जो प्रतीक चिन्ह है, वो रासायनिक युद्ध जो है, रासायनिक युद्ध आपदा का प्रतीक है। यानी रासायनिक युद्ध सामग्री के उपयोग से उत्पन्न जो आपदा है, वो हम लोग देख लेते क्या है। द्वितीय विश्व युद्ध के समय से ही रासायनिक आयुधों का प्रयोग होता रहा है। जर्मनी द्वारा लाखों यहूदियों की हत्या सिर्फ गैस घर में कर दी गई। इराक पर संयुक्त राज्य अमेरिका के हमले का एक प्रमुख कारण यह बताया गया कि इराक द्वारा रासायनिक आयुधों का बड़े पैमाने पर संग्रह किया गया। रासायनिक आयुध के अंतर्गत विविध जहरीले गैसों के प्रयोग के साथ साथ विस्फोटक पदार्थों में भी ऐसे गैस सन्निहित होते हैं जिसके प्रभाव से त्वचा में जलन और क्रमशः गलने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। श्वसन द्वारा आंतरिक प्रभाव से घुटन, बेहोशी और मृत्यु की स्थिति भी उत्पन्न होती है। ये अभी हमने पढ़ा रासायनिक युद्ध सामग्री के उपयोग से आपदा। तो रासायनिक युद्ध आपदा का जो प्रतीक चिन्ह है वो इस प्रकार से है। चलिए अब बात करते हैं रासायनिक औद्योगिक इकाइयों में रिसाव और कचरे से उत्पन्न आपदा। जब रासायनिक औद्योगिक इकाइयों से रिसाव की बड़ी आपदा का रूप ले लेता है, जैसे कि भोपाल गैस त्रासदी का सबसे बड़ा एक उदाहरण है। भोपाल रासायनिक गैस रिसाव आपदा 2 से 3 दिसंबर 1984 की घटी थी, जो औद्योगिक जगत की सबसे बड़ी आपदा है। कब हुई थी? 1984 में हुई थी, जो कि 2 से 3 दिसंबर के बीच हुई थी। औद्योगिक जगत की सबसे बड़ी आपदा है। इसके अंतर्गत हाइड्रोजन साइनाइड तथा अन्य अभिक्रियाओं उत्पादों सहित 45 टन मिथाइल आइसोनेट नामक अत्यंत जहरीली गैस, यूनियन कार्बाइड में कीटनाशक कारखाने से लगभग मध्य रात्रि में रिसकर हवा के साथ आसपास के क्षेत्र में बह गई। यानी उत्पादों में 45 टन जो थी वो मिथाइल आइसोसाइनेट नामक जो अत्यंत जहरीली गैस होती है, वो यूनियन कार्बाइड में कीटनाशक कारखाने से लगभग मध्य रात्रि में रिसकर हवा के साथ आसपास के क्षेत्रों में बह गई। इससे तत्काल करीब 2000 लोगों की मृत्यु हुई, लेकिन 10,000 से भी अधिक लोग अपंग हो गए। इसके प्रभाव से मरने वालों की संख्या में 1989 तक वृद्धि होती रही। वर्तमान में मृतकों की संख्या लगभग 16,000 तथा घायलों की संख्या 50,000 तक पहुंच गई है। अपंग लोगों को श्वसन की समस्या, अक्सर बुखार आना, लगातार कफ होना, मानसिक अपंगता, डिप्रेशन जैसी बीमारियां सामान्य रूप से हो गई हैं। इसी प्रकार से तमिलनाडु में तूतीकोरन में 5 जुलाई 1997 में, यानी
तमिलनाडु में है एक स्थान तूतीकोरन, जिसमें 5 जुलाई 1997 को तावा गलाने के कारखाने में गैस रिसाव से कार्य करने वाले 90 लड़कियां प्रभावित हुई। यानी उसमें काम करने वाली जो थी 90 लड़कियां जो प्रभावित हुई, उन्हें उल्टी होना, छाती में जलन, निमोनिया जैसी बीमारी उत्पन्न हुई। इसी प्रकार से अधिकतर पटाखे फैक्ट्री तथा विस्फोटक पदार्थों के कारखानों में कार्य करने वाले लोगों के स्वास्थ्य पर लगातार प्रतिकूल असर पड़ता है। चलिए अब हम देखते हैं प्रबंधन। रासायनिक आपदा से बचने के लिए तत्काल और दीर्घ सूत्री दोनों प्रकार के प्रबंधन आवश्यक हैं, जैसा कि मास्क और ग्लव्स, विशिष्ट डिजाइन के ट्राउजर और जूते की सुविधा, और समय समय पर स्वास्थ्य परीक्षण भी होना चाहिए और आकस्मिक इसकी चिकित्सा जांच भी कराना चाहिए, इससे भी बचाव हो सकता है। आगे हम इसी में देखते हैं जो जरूरी पॉइंट है। रासायनिक अस्त्रों के विशेषज्ञ जी हैरिजल, यानी रासायनिक अस्त्रों के जो विशेषज्ञ हैं जी हैरिजेल हैं, जो कि वीपन्स ऑफ टेरर एंड मास डिस्ट्रक्शन, आतंक और भारी विनाश का अस्त्र कहा गया है। किसे? जी हैरिजेल को। अतः इसके उत्पाद और उपयोग पर विश्वव्यापी रोक ही इस आपदा से मानव जाति को बचा सकता है। रासायनिक खाद कीटनाशक से उत्पन्न छिपी हुई आपदाओं से बचने के लिए दीर्घकालीन सतत कृषि विकास, लॉन्ग टर्म सुस्टेनेबल एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, सुस्टेनेबल जो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट की नीति बनाने की जरूरत है। वहीं अगर बात करें तो WHO की, यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा वर्तमान समय भारत के 80% जो है कीटनाशक को अत्यधिक जहरीला तथा मानवीय स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला बताया गया है। कीटनाशक के उपयोग की वृद्धि का संबंध नए संकर बीजों के उपयोग में वृद्धि से है। आगे अगर हम इसमें देखें तो प्रोफेसर स्वामीनाथन के अनुसार ये प्रक्रिया हरित क्रांति को सतत क्रांति में बदल सकता है, यानी परंपरागत बीजों के संरक्षण और संवर्धन की भी आवश्यकता होती है। और प्रोफेसर जो स्वामीनाथन जी हैं के अनुसार प्रक्रिया हरित क्रांति को सतत हरित क्रांति में बदल सकता है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और अम्ल की मात्रा में लगातार हो रही वृद्धि न सिर्फ निम्न वायुमंडल के लिए वरन संपूर्ण जीवमंडल पर विनाशकारी का प्रभाव डाल सकता है। नई तकनीक आधार जनरेटर इसका सुंदर इस प्रकार तत्परता के लिए आसपास के क्षेत्रों में स्वयं सेवी जो संगठनों द्वारा लोगों के बीच प्रशिक्षण और परामर्श यानी काउंसलिंग की सुविधा दी जानी चाहिए। इस प्रकार से हम इससे अभी तक जो पढ़ा उससे बनने वाले जो मुख्य प्रश्न हैं उनको देख लेते हैं। भोपाल में रासायनिक गैस रिसाव कब हुआ था? तो वो 1984 में हुआ था। तूतीकोरन 1997 ईस्वी में गैस रिसाव में कौन सी बीमारी उत्पन्न हुई थी? तो वो हुई थी उल्टी होना और छाती में जलन। अम्लीय वर्षा का सर्वाधिक प्रभाव कहाँ पड़ा है? एक बार देख लेते हैं अम्लीय वर्षा का सबसे ज़्यादा प्रभाव जो है वो कहाँ पड़ा हुआ है। तो इसका सबसे ज़्यादा जो प्रभाव पड़ा है
वो दामोदर घाटी में पड़ा हुआ है। अम्लीय वर्षा का सबसे जो प्रभाव है, ऑप्शन नंबर खा इसका राइट है। इस प्रकार से अब हम देखते हैं जैविक आपदा। जैविक आपदा क्या है? बायोलॉजिकल डिजास्टर जो है, ये जो प्रतीक चिन्ह है वो जैविक आपदा का है। तो जैविक आपदा का मूल कारण है, जैविक आपदा का मूल कारण कि भी जीव, ऑर्गेनिज्म तथा जीवों से प्राप्त पदार्थ जिनका उपयोग संपर्क मानव जीवन के लिए आपदा या त्रासदी का रूप ले सकता है। अगर हम इसको देखें तो संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा अंतर्राष्ट्रीय जैविक आपदा एक प्रतीक विकसित किया गया। किसके द्वारा? संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा। संयुक्त राज्य अमेरिका की रुग्णता नियंत्रण एवं रोकथाम जो केंद्र हैं, जैविक आपदा को 4 वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला है, प्रथम वर्ग में उन बीमारियों को रखा गया है जिसका कारण सूक्ष्म जीवाणु और वायरस होता है। वे जीवाणु और वायरस होते हैं जो चिकन पॉक्स, कैनिन, हेपाटाइटिस जैसी बीमारियां उत्पन्न करते हैं। वे बीमारियां हैं जो अति विनाशकारी नहीं होती हैं, जिससे तत्कालीन बचाव के लिए कुछ सामान्य नियमों का पालन करना चाहिए, जैसे ग्लव्स, मास्क जैसे इनका प्रयोग करना चाहिए। दूसरी आती है बीमारी, वो है जिसके कारण होता है हेपाटाइटिस, यानी सूक्ष्म जीवाणु और वायरसों के द्वारा होता है हेपाटाइटिस, एबीसी और इन्फ्लुएंजा डिजीज, मेजल्स, चिकन पॉक्स और एड्स जैसी जो बीमारियां हैं वो इनके कारण होती हैं। जैसे कि इसमें हमने पहले बताया कि जीवाणु और वायरस के कारण, इसमें जीवाणु और वायरस के कारण, सूक्ष्म जीवाणु और वायरस के कारण होते हैं सभी। डेंगू जो कि होता है किससे होता है? मच्छर से होता है। नेक्स्ट तीसरे वर्ग में देखें तो सूक्ष्म जीवाणु और वायरस को रखा जो मानव समूहों के लिए विनाशकारी आपदा ला सकता है। इसके अंतर्गत एंथ्रैक्स, पश्चिमी नील वायरस, वेनेजुलियन एन्सेफलाइटिस, स्मॉल पॉक्स, ट्यूबरकुलोसिस वायरस, रेफ्ट वैली बुखार, येलो बुखार और मलेरिया हैजा जो डायरिया जो है प्रमुख है। कालाजार बीमारी की आपदा मुख्यतः बिहार, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश में देखने को मिलती है। किसकी? कालाजार बीमारी। यह बीमारी जो है बालू मक्खी, सैंड फ्लाई द्वारा संक्रमण से उत्पन्न होती है। कौन सी? काला बीमारी जो है। इस अनियमित बुखार प्लीहा तथा लीवर के आकार में वृद्धि हो जाती है। भारत में 1992 ईस्वी में इस संक्रमण ने 77,000 और 1995 में करीब 2,56,000 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है। चौथे स्तर का अगर देखें तो इसमें विनाशकारी जो वायरस को रखा जाता है जैविक आपदा में, इसमें आने वाले वायरस बेलमियन वायरस, बोलिवियन तथा अर्जेंटीनियन बुखार, बर्ड फ्लू, एड्स, HIV जिसे बोलते हैं, डेंगू बुखार, मारबर्ग बुखार, एबोला बुखार इत्यादि जो है प्रमुख हैं। जैसे दिल्ली में महानगरीय क्षेत्र में 1996 में 423 लोग डेंगू से मरे। यह सर्वाधिक जोखिम भरा आपदा है। 2002 के बीच डेंगू से पीड़ित लोगों तथा इससे HIV मृत्यु के एक आरेख द्वारा दिखाया गया है। यह एड्स की उत्पत्ति HIV मतलब ह्यूमन इम्यूनो डिफेंसी वायरस से होती है। भारत में इसका पता 1986 में चला था। यद्यपि इससे आकस्मिक त्रासदी नहीं है होती, लेकिन यह पारिवारिक स्तर पर जानलेवा आपदा है। इस वायरस का फैलाव वंशानुगत तथा दूषित खून से चढ़ाने तथा माता पिता के द्वारा बच्चों को एड्स हो सकता है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के अनुसार भारत में करीब 25 लाख व्यक्ति इस संक्रमण से ग्रसित हैं। इस जानलेवा संक्रमण से प्रभावकारी बचाव की मेडिकल सुविधा अभी विकसित नहीं हो पाई है। सूक्ष्म जीवाणु और वायरस मूलतः विविध प्रकार के संक्रमण रोगों को उत्पन्न करता है जो महामारी का खौफनाक रूप लेता है। संक्रमण बीमारियां तेजी से अपने क्षेत्र में फैलती हैं। इन आपदाओं को तत्काल प्रबंधन की जरूरत है तथा निम्नलिखित कार्य करने की आवश्यकता है। यथासंभव गर्म जल और स्वच्छ तथा ताज़ा भोजन का उपयोग करें। गंदे पानी को एक जगह नहीं रखना जिससे डेंगू के लार्वा उत्पन्न हो सकें। आसपास के क्षेत्रों में लगातार सफाई एवं छिड़काव रखें।
समय समय पर खून जांच कराना, स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा लोगों को प्रशिक्षण एवं परामर्श देना, DDT आदि का छिड़काव करना, सार्वजनिक शौचालय केंद्रों को स्वच्छ रखना, विद्यालय विद्यार्थियों के संदर्भ में आवश्यक जानकारी देना, स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था करना। अब देखते हैं हम जैविक अस्त्र से उत्पन्न आपदा। जैविक अस्त्र क्या है? नवीन युद्ध तकनीकी के अंतर्गत जैविक अस्त्रों को भी सम्मिलित किया गया है। इससे भारी विनाश का अस्त्र, वीपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन कहा गया जिसे। जैविक अस्त्रों की तकनीक का विकास जापानियों द्वारा किया गया, किंतु जैविक अस्त्रों का वास्तविक प्रयोग 2001 ईस्वी में संयुक्त राज्य अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकी हमले के बाद प्रारंभ हुआ। एंथ्रेक्स नाम के एक जीवाणु को अमेरिका के महत्वपूर्ण सामरिक क्षेत्रों में डाक सेवा के द्वारा अथवा अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा पहुंचाया जाने लगा। अमेरिकी प्रशासन द्वारा इराक पर हमले पर एक प्रमुख कारण यह अवधारणा है कि इराक द्वारा जैविक हथियारों का संग्रह किया गया। सूक्ष्म जीवाणु जो श्वसन क्रिया के द्वारा शरीर के अंदर जहर उत्पन्न करता है और एक त्रासदी को जन्म देते हैं, इसे गंदा बम, डायटी बम भी कहा गया है। एंथ्रेक्स के अलावा कई जीवाणु जैविक अस्त्रों के अंतर्गत उपयोग में लाए जाते हैं। चलिए, जैविक आपदा से बचाव के उपाय, जैसा कि ऊपर मैंने जितने पॉइंट बताए उनका सभी का पालन करें। अब हम पढ़ते हैं इससे बनने वाले मुख्य प्रश्नों को देख लेते हैं। डेंगू बीमारी का क्या कारण है? आग लगने से, एक बर्तन से अधिक समय तक पानी रहने में, बाढ़ आने से, गंदे भोजन से। तो लगभग इसका ऑप्शन नंबर खा जो है वो राइट। एंथ्रेक्स क्या? अति सूक्ष्म जीव है, युद्धपोत है, जंगली, तो युद्ध का एक अस्त्र है। तो एंथ्रेक्स क्या है? एक युद्ध का अस्त्र है। भारत में एड्स से लगभग कितने लोग प्रभावित हैं? तो वो लगभग 25 लाख लोग हैं जो एड्स से प्रभावित हैं। इस प्रकार से हमने इस लेसन को कंप्लीट किया, बहुत ही इम्पोर्टेंट था। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और प्लीज़ वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हम लोग इस वॉचिंग वीडियो से विदा लेते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।